हाँ जी, करें शुरू बेटा। तो वील बी स्टार्टिंग विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो हम ना पहला चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, और ये जो पहला चैप्टर है वो स्टार्ट ही यूनिट से हो रहा है। और ना जनरली यूनिट्स को हम अगर पीछे से अब तक देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। कितनी बार तो ऐसे केस होता है कि पेपर में बच्चा क्वेश्चन करके आता है, वहाँ पे उसने आंसर लिखा होता है 50, आगे यूनिट नहीं लिखा होता, और मैडम मार्क्स काट लेती हैं। तो बच्चा जाके कहता है मैडम आंसर है तो सही सही 50 तो आ रहा है, ऐसे ही होता है। तो मैडम कहती नहीं बेटा आपने ना यूनिट नहीं लिखी, तो मैंने उसका आधा नंबर काट लिया। और हमें ना वो बड़ा अनजस्टिफाइड लगता है, हमें लगता है कि यार मैंने ना नजायज की थी, फिर मैं सारा तो कर लिया, आगे यूनिट नहीं लिखी ਉਹਦੇ चक्कर नंबर कट ले, ऐसे ही होता है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली ना हमें ये बताएगा कि भाई यूनिट लिखनी जरूरी है। कटता सब कुछ ही जाना चाहिए था। वो तो टीचर बहुत अच्छा है कि उसने सिर्फ आधा नंबर काटा है। अभी देखना अब जब तक ये मैं क्लास खत्म करूंगा ना, आपको खुद फील होगा, आप कहोगे नहीं सर यूनिट लिखनी चाहिए, बिना यूनिट के ना बात नहीं बनती। तो अभी ना हमने यूनिट की इंपॉर्टेंस, और देखो पहला चैप्टर यूनिट, मतलब बंदा पहला चैप्टर पा रहा है और कौन सा डाल रहा है, यूनिट। तो यूनिट की इंपॉर्टेंस क्या है हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो फिजिक्स है, साइंस है, इसको जब हम समझते हैं तो पहले हम ना इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हो क्या रहा है। फिर उसको अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाना है, तो आपको ना कैलकुलेट करनी पड़ेंगी वैल्यूज। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ना आपको ना चीजों को एग्जैक्टली मेजर करना पड़ेगा। जब तक आप चीजों को एग्जैक्टली मेजर नहीं करोगे, आप उनको पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब जैसे सिंपल डेली लाइफ में अगर मैं बात करूं, मैं कहूँ यार यहाँ से ना अमृतसर जाना है, तो अमृतसर मतलब यहाँ से मैंने घर जाना है, तो मैं कहूँगा यार घर मेरे नाल ही है। फिर मैं कहूँगा यहाँ से मैंने लेटे से स्कूल जाना है, तो वो थोड़ा सा दूर है। यहाँ से मैंने अमृतसर जाना है, तो मैं कहूँगा वो और भी ज्यादा दूर है। यहाँ से मैंने दिल्ली जाना है, मैं कहूँगा वो बहुत ज्यादा दूर है। यहाँ से मैंने चेन्नई जाना है, वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है। यहाँ से मैंने श्रीलंका, वो तो बहुत ही ज्यादा दूर है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, दूर से भी ज्यादा दूर। तो ऐसे दूर तो है, पर कितना दूर? क्योंकि अगर कोई चीज कितने में पता चल जाए, कितना अमाउंट में पता चल जाए, तो उसको अंडरस्टैंड करना इजी है। जैसे अगर मैं यहां से कहूं कि मैं अमृतसर जा रहा हूं, और मेरे को कहे कि यार इत्थों लैके जलंधरों अमृतसर का रास्ता कितना है, तो मैं क्या यार जलंधर तो लैके अमृतसर का रास्ता ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 80 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਸੀ ਨਾ ਜਲੰਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 360 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। अच्छा, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, मैंने इनको कैलकुलेट किया। अब कैलकुलेट करने के बाद ना मेरे को ये आइडिया लग गया कि अगर मैं 360 को 80 से डिवाइड करूं, ये 492, तो कितना आ गया 4.5। तो मेरे को पता लग गया कि जो दिल्ली का रास्ता है वो अमृतसर के रास्ते से 4.5 टाइम्स ज्यादा है। 4.5 टाइम्स ज्यादा है। और अगर मैं यहां से हाईवे से अमृतसर तक जा रहा हूं, और यहां से हाईवे से मैं दिल्ली तक जा रहा हूं, और मेरी स्पीड दोनों केस में सेम है, एक ही स्पीड से जा रहा हूं, तो जितना टाइम मुझे अमृतसर जाने में लग रहा है, उससे 4.5 टाइम्स ज्यादा टाइम मुझे दिल्ली जाने में लगेगा। तो देखो ना, कुछ चीजें मेरे को समझ में आ रही हैं, मेरे को बातें और ज्यादा दिमाग में क्लियर हो रही हैं, अगर मैं उस चीज को क्या कर रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिक्स है ना, वो एक एग्जैक्ट साइंस है। तो हमने यहां पे क्या लिखा, हमने यहां पे लिखा कि फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस। एग्जैक्ट साइंस का मतलब कि वी कैन नॉट स्टडी व्हाट वी कैन नॉट मेजर। जो हम मेजर नहीं कर सकते ना, उसको हम ना प्रॉपरली स्टडी भी नहीं कर सकते। अब लॉर्ड केल्विन वाज अ साइंटिस्ट जिसके नाम पे ये केल्विन यूनिट बनी है। ये जो टेम्परेचर की यूनिट है, एसआई यूनिट केल्विन, वो लॉर्ड केल्विन के नाम पे बनी। तो हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जिस भी फील्ड में काम किया होता है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम उस फील्ड में जो यूनिट यूज करते हैं वो उनके नाम पे रखते हैं। जैसे न्यूटन ने फोर्स में बड़ा काम किया है, तो हमने फोर्स की यूनिट क्या रखी है, न्यूटन। हमने जाउल, तो जो जाउल था उसने एनर्जी में बड़ा काम किया, तो हमने वहां पे क्या रखी, यूनिट, जाउल्स। ऐसे ही वॉट,
ऐसे ही केल्विन, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जो हमने हमारे साइंटिस्ट के नाम पे रखी हुई हैं। तो अब यहाँ पे लॉर्ड केल्विन ने क्या कहा? लॉर्ड केल्विन कहते हैं कि भाई व्हेन यू कैन मेजर व्हाट यू आर स्पीकिंग अबाउट एंड एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, यू नो समथिंग अबाउट इट। मतलब अगर आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, उसको नंबर्स में निकाल रहे हो, तो आपको कुछ पता चल रहा है, दिमाग में कोई बात जा रही है, दिमाग उसको थोड़ा और अंडरस्टैंड कर रहा है। बट वेन यू कैन नॉट मेजर इट, पर जब आप उसको मेजर नहीं कर सकते, योर नॉलेज इज ऑफ मीगर एंड ऑफ अनसेटिस्फैक्टरी काइंड। तो जब आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो पता तो है पर क्लैरिटी नहीं है। यहां से अमृतसर दूर है, दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है, पर कितना? क्योंकि अगर मेरे को कितना पता हो, तो चीजों को हैंडल करना मेरे लिए कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। चीजों को हैंडल करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। हाँ जी, ये बात तो समझ में आ गई। इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी बड़ी जरूरी है। एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब यहां पे जिन चीजों की हम वैल्यूज निकालते हैं, उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो मेरे पास देखो टर्म आ गई फिजिकल क्वांटिटीज। एंड व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly and in terms of which laws of physics can be expressed। तो वो क्वांटिटीज जिनको मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं या इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूं, जिनके बेसिस पे मैं लॉ फिजिक्स के लॉज को डिफाइन कर सकता हूं, उन सब क्वांटिटीज को मैं क्या कहता हूं? फिजिकल क्वांटिटी कहता हूं। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब सिंपल सी बात, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। तो जिस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो, उस चीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज एनी प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल और सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप मेजर करके उसकी अमाउंट को निकाल सकते हो। इफ यू कैन नॉट मेजर इट, इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप चीज को मेजर नहीं कर सकते, तो आप उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलोगे। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी हम किसको बोलेंगे? जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब मेरे को गुस्सा आ गया, मेरे फ्रेंड को भी गुस्सा आ गया। मैंने अपने फ्रेंड को कहा मैनू तेरे ते बहुत गुस्सा आ रहा है। वो कहता मैनू तेरे तो भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा गुस्सा तेरे से ज्यादा है। कितना ज्यादा है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरे को तेरे पे प्यार आ रहा है। वो कहता मेरे को तो तेरे पे जो प्यार आ रहा है ना, वो तेरे प्यार से भी ज्यादा प्यार आ रहा है। हम उस प्यार को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मेरे को बहुत प्यार है तेरे से, तो बहुत कितना अपन नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो ये जो हैप्पीनेस है, ये जो एंगर है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हाँ, मैनू गुस्सा चढ़िया, मैं एक रॉड ਲਈ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰॉड ਲਈ, ਉਸ ਰॉड ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 5 मीटर है। लेंथ कितनी है? 5 मीटर। जब मैंने मारा, पुलिस आएगी, वो डंडा लेगी, कहेगी ये डंडे की लेंथ 5 मीटर है। तो लेंथ 5 मीटर है, तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो डंडा था, ये जो डंडा था, इस डंडे का मास कितना है? इसका मास 10 केजी है। तो 10 केजी इज अ 10 केजी मतलब मास। मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आपने उस मास को मेजर किया कि मास 10 केजी है। आपने लेंथ को मेजर किया कि यार ये लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। किसी चीज को जब आप मेजर कर सकते हो, तो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। मैं तो मेरा दोस्त ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, मैं फास्ट ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ स्लो ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ਉਹਦੀ स्पीड 7 मीटर पर सेकंड है। कैलकुलेट होगी। मेरी 10 मीटर है, ਉਹਦੀ 7 है। तो जे 10 मीटर पर सेकंड है, ਉਹਦੀ 7 मीटर पर सेकंड है, तो स्पीड कैलकुलेट होगी। तो स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने फोर्स लगाई, कितनी फोर्स लगाई? 50 न्यूटन। तो मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाई, तो फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी चीज जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और बहुत सारी चीजें आप कैलकुलेट कर रहे हो लाइफ में, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हो। तो आप हर चीज कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी कैलकुलेट कर रहे हो फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, मास फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी है, करंट फिजिकल क्वांटिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसे मतलब
बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको भी आप कैलकुलेट कर रहे हो। अब मैंने देखो जब पीछे बोला फिजिकल क्वांटिटीज को, तो मैंने बोला कि रॉड की लेंथ 5 मीटर, तो 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर हो गई यूनिट। मैंने बोला कि मास हो गया 10 केजी, तो 10 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, केजी हो गई यूनिट। मैंने बोला फोर्स लगी 50 न्यूटन, तो 50 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूटन हो गई यूनिट। तो जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालते हो, तो फिजिकल क्वांटिटी को जब निकालते हो तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है यूनिट। तो मेरे पास, मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हम फिजिकल क्वांटिटी को लिख रहे हैं क्यू। और जब मैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखता हूं तो उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये जो n है ये मेरा हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो u है ये मेरी क्या होगी, यूनिट। तो एक हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होगी यूनिट, क्योंकि मैंने अभी बोला ना 5 मीटर, 10 केजी, 50 न्यूटन। अब हम इस यूनिट के ऊपर फोकस करने लगे हैं। तो जब मैं यूनिट की बात करूं तो देखो अभी हमने क्या नोटिस किया कि फिजिक्स इज यूजलेस इफ वी कैन नॉट कम्युनिकेट आवर रिजल्ट्स एक्यूरेटली। देखो अगर मैं अपने रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली नहीं बता सकता तो फिजिक्स का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर मैं अपने रिजल्ट्स को प्रॉपर्ली बताना चाहता हूं तो प्रॉपर्ली बताना मतलब कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेट करना है, प्रॉपर्ली बताना है। तो कम्युनिकेट करने के लिए मैं यूनिट्स की हेल्प लेता हूं। तो यूनिट एक लैंग्वेज है, यूनिट एक लैंग्वेज है जो मेरी फिजिक्स की कैलकुलेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं। तो ये कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का लैंग्वेज है जो आप कहां यूज कर रहे हो, कैलकुलेशंस को बताने के लिए, कैलकुलेशंस को कम्युनिकेट करने के लिए आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो उसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिट। जैसे अगर आपको मैं कहता हूं कि बेटा अब 5 लेंथ कल ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਵਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ 5 ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ 5 ਹੋ, 5 5 मीटर, 5 फीट, 5 इंचेस, कितनी लेंथ सर, क्योंकि 5 मीटर कुछ और होगा, 5 फीट लेंथ कुछ और होगी, 5 इंच लेंथ कुछ और होगी, 5 सेंटीमीटर कुछ और होगा। सर अगली क्लास कब लगेगी, बेटा अगली क्लास 3 के बाद लगेगी, 3 घंटे बाद, 3 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद। तो न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक उसके आगे यूनिट ना हो, क्योंकि वो जो यूनिट है ना वही तो वो लैंग्वेज है जो आप कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हो। उस यूनिट ने आपको वैल्यू बतानी है, यूनिट ने वैल्यू बतानी है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बस ये बता रहा है कि यूनिट कितनी बार रिपीट हुई। जब मैंने कहा लेंथ बेटा कल 5 मीटर लेके आना, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि 1 मीटर को 5 टाइम्स रिपीट करके लेके आना। मैं कहूंगा बेटा 10 केजी का कल एक ब्लॉक लेके आना, तो 1 केजी को 10 टाइम्स क्या करना है, हमने रिपीट करना है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक उसके साथ यूनिट नहीं लगेगी, क्योंकि वो जो यूनिट है वो कितनी बार रिपीट हो रही है वो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। क्योंकि अगर आप 5 फीट की वायर लेके आते हो और आप 5 मीटर की वायर लेके आते हो, दोनों की लेंथ अलग है। क्यों? क्योंकि आपने फीट को 5 बार रिपीट किया, मीटर को आपने 5 बार रिपीट किया। तो जब आप एक पर्टिकुलर यूनिट को रिपीट कर रहे हो वो न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ जी, क्लियर है बात? तो इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी में दो चीजें होंगी। कौन सी दो चीजें? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट। और यूनिट पहले डिसाइड होगी, यूनिट पहले डिसाइड होगी, फिर उससे क्या आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि बेटा ये ना एक पेन है, तो जितनी इसकी लेंथ है ना उतनी लेंथ का ना कल आप लोग भी पेन लेके आना, तो ना सिमेट्री रहेगी। तो आपको हाँ जी सर ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि बेटा इसकी ना जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर साइज का ना पेन कल लेके आना। तो आप स्टेशनरी की दुकान में जाओगे, उसको कहोगे कि अंकल वो 15 सेंटीमीटर साइज का पेन दे दो, अंकल आपको बता देंगे। अब यहाँ से हमने दिल्ली जाना है, तो आपने कहा सर दिल्ली जाना है, तो मैं कहूंगा बेटा यहाँ से ना दिल्ली का रास्ता 360 किलोमीटर है। तो मैंने अब देखो यहाँ से जो दिल्ली का रास्ता है वो किस में निकाला, किलोमीटर में। और ये जो पेन है
इसकी जो मैंने आपको लेंथ बताई थी वो किसमें थी? सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ, किलोमीटर इज यूनिट ऑफ लेंथ। अब लेंथ की एक यूनिट रखो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये इतनी सारी क्यों रखी हुई हैं? अब समझने की बात क्या है, मैंने क्या बोला? मैंने कहा यूनिट कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन का मतलब कि आप इंफॉर्मेशन को इस तरीके से आगे पीछे एक दूसरे को बताना चाहते हो कि सामने वाले को बात समझ में आए। तो यूनिट इसलिए रखी है कि कम्युनिकेट करके मैं अपनी वैल्यू बता सकूं और सामने वाला जब वो मेरी कम्युनिकेशन सुने तो उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करे। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि बेटा ऐसे करना, कल ना पेन लेके आना और उस पेन की जो लेंथ रखनी है ना वो आपने रखनी है 0.00015 किलोमीटर, क्योंकि हमने कहा कि सारा कुछ किलोमीटर में निकालेंगे। हमने क्या कहा? सारा कुछ किस में निकालेंगे? किलोमीटर में। तो अगर हम सारा कुछ किलोमीटर में निकालेंगे तो मैं क्या कहूंगा? बेटा कल को पेन लेके आना जिसकी लेंथ कितनी होगी? 0.00015 किलोमीटर। अब आप जाओगे, अंकल 0.00015 किलोमीटर मेरे को पेन चाहिए, उसको कुछ समझ आएगा? आएगा? अच्छा, अब हमने कहा नहीं नहीं सर, एवं सेंटीमीटर ठीक है, एवं किलोमीटर नहीं ठीक, ठीक है? तो मैंने कहा हाँ जी सर, मैंने जाना है, दिल्ली जाना है। अच्छा दिल्ली जाना है, तो सर कितना डिस्टेंस है? बेटा उसका डिस्टेंस है 3600000 सेंटीमीटर। 360 किलोमीटर था ना? तो अब ये देखो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो बेटा 3 करोड़ 60 लाख, मतलब 3 करोड़ 60 लाख सेंटीमीटर दूर दिल्ली है। 3 करोड़, ऐसे करके क्या होगा? रहने दो सर, अपन नहीं दिल्ली जाना। 3 करोड़ कौन जाएगा? 3 करोड़, मतलब वो कम्युनिकेशन फेल हो रही है ना, प्रॉपर दिमाग को बात समझ में नहीं आ रही। तो हम कम्युनिकेशन, देखो लैंग्वेज किस लिए होती है? कि सामने वाले को बात समझ में आए, ये भी लैंग्वेज ही है, ताकि आपको मेरी बात समझ में आए, आप मेरी बात को समझ पाओ। तो यूनिट ना इसलिए रखी ताकि हम अपनी वैल्यू को कम्युनिकेट कर सकें, और एक ही टाइप की ज्यादा यूनिट इसलिए रखी कि जब हम कम्युनिकेशन करें सामने वाले को बात समझ में आए, क्योंकि ब्रेन जो है ना उसको बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू को एनालाइज करना नहीं आता। वो उतनी चीजें एनालाइज कर सकता है जितना उसकी एक रेंज है। डबल, ट्रिपल, हाफ, ऐसी चीजों को थोड़ा इजीली हम समझ सकते हैं। तो हमने इसको इंस्टेड ऑफ किलोमीटर लेने में किस में ले लिया? सेंटीमीटर। इसको इंस्टेड सेंटीमीटर में लेने की जगह इसको किस में ले लिया हमने? किलोमीटर। इससे हमें वो बात ज्यादा समझ में आ रही है। मैंने कहा यार अगर मैं 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक आवर में 60 किलोमीटर की स्पीड से जाऊं तो 6 6 36, 6 घंटे में मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, अगर मैं कहीं खाने पीने नहीं रुकता तो। बस मैंने 60 किलोमीटर पर आवर से क्या करना है? ड्राइव करना है। और 60 किलोमीटर पर आवर से अगर मैं ड्राइव करता हूँ, कहीं पे रुकता नहीं हूँ, तो मैं 6 घंटे में पहुंच जाऊंगा। देखो बात दिमाग में आ रही है ना, कैलकुलेशन, हर चीज क्लियर हो रही है कि कितना टाइम लगेगा, ये भी पता लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एक क्वांटिटी है उसकी यूनिट को बदलते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या करती है? चेंज हो जाती है। जब आप एक क्वांटिटी की यूनिट को बदलते हो, व्हेन यू चेंज द यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विल आल्सो चेंज। So when we change the unit of a quantity, its numerical value will change. हाँ जी, ठीक है जी, ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैंने क्या नोटिस किया? यहां पे मैंने ये नोटिस किया कि अगर मेरी यूनिट बड़ी है, अब यूनिट बड़ी का मतलब जैसे किलोमीटर इज अ बिग यूनिट एंड सेंटीमीटर इज अ स्मॉल यूनिट। अब बात है कि सर ये यूनिट कैसे बनी, मतलब यूनिट डिसाइड कैसे हुई? तो होता क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो साइंटिस्ट हैं वो एक जगह पे जाके बैठते हैं और वो बैठ के वहां पे डिस्कस करते हैं कि यार ये क्वांटिटी की ये यूनिट, तो वहां पे वो डिस्कस करते हैं कि यार इतनी लेंथ को हम 1 मीटर बोलेंगे, इतने टाइम को हम 1 सेकंड बोलेंगे, इतने मास को हम 1 केजी बोलेंगे। मतलब ये जो यूनिट्स हम बोल रहे हैं ये पहले डिफाइन हुई है, और उनका जो अमाउंट है वो किसने डिफाइन किया? वो एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने। और वो जो ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है वो किसी एक कंट्री के नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के सारे कंट्री के साइंटिस्ट, क्योंकि वो सियाने बंदे हैं, बैठ के उन्होंने लॉजिक की बातें की और लॉजिक की बातें निकाल के उन्होंने 1 मीटर को डिफाइन कर दिया कि हाँ यार 1 मीटर ये ठीक है, विद लॉजिक हम सब सेटिस्फाइड है। तो सबने कहा यार दिस इज 1 मीटर। तो पूरे वर्ल्ड में वो एक ही है, 1 मीटर की लेंथ पूरे वर्ल्ड में क्या है? सेम है। 1 सेकंड कहीं पे भी चल जाओ सेम है।
1 किलोग्राम कहीं पे भी चल जाओ सेम है। तो अगर वो 1 किलोग्राम 5 बार रिपीट हो गया तो 5 किलोग्राम। हाँ जी, ठीक है जी। तो ये जो यूनिट्स बनी, इनको पहले बनाया, और अब ये एक नहीं, एक ही क्वांटिटी की एक से ज्यादा यूनिट है। एक ही क्वांटिटी की एक से ज्यादा, जैसे लेंथ है तो लेंथ मीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी है, किलोमीटर में भी है। मास है तो ग्राम में भी है, किलोग्राम में भी है, टन्स में भी है, क्विंटल्स में भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो समझ नहीं आएगी, उसको छोटा करना है तो आप यूनिट को बड़ा कर दोगे। जैसे 3,60,00,000 सेंटीमीटर को छोटा करना है तो सेंटीमीटर किलोमीटर में कर दिया और वैल्यू 360 होगी। तो अगर यूनिट को बड़ा कर दूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी। मेरे पास 0.00015 सेंटीमीटर, तो मैंने किसमें कन्वर्ट 0.00015 किलोमीटर, तो 0.00015 किलोमीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया? 15। तो मैंने एक बहुत छोटी वैल्यू को बड़ा करना है तो यूनिट को मैं स्मॉल कर दूंगा। मतलब अगर यूनिट छोटा कर दोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर यूनिट बड़ी करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हो कि अगर मैंने यूनिट को बढ़ा दिया तो यूनिट को बढ़ाने पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी है। जैसे मैं आपको कहता हूं बेटा 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर। तो देखो मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, यूनिट छोटी कर दी, यूनिट छोटी की तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी। मतलब अगर आप यूनिट को बड़ा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, अगर आप यूनिट को छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो फिर यूनिट की डेफिनेशन लिख लो, क्या है? यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर इट। तो यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर इट। रेफरेंस स्टैंडर्ड का मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू को आपने कहा कि ये 1 मीटर है, एक पर्टिकुलर लेंथ को आपने 1 मीटर कह दिया, एक पर्टिकुलर मास को आपने 1 केजी कह दिया, एक पर्टिकुलर टाइम को आपने 1 सेकंड कह दिया। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसको आपने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया जिसको आप क्या कह रहे हो? यूनिट। हाँ जी, ठीक है जी। पर इसमें ना एक बात याद रखनी है। मैं बेटा कहता हूं कि 5 मीटर इज 500 सेंटीमीटर। अब मैं कहता हूं बेटा 5 मीटर इज 1500 ग्राम। हाँ जी, ठीक है। अब मेरी हर बात ठीक है नहीं करनी है, दिमाग खोल के देखना है। तो क्या ये मैं ठीक लिख रहा हूं? क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो यूनिट है वो लेंथ की है और राइट साइड पे जो यूनिट है वो मास। लेंथ अलग चीज है और मास अलग चीज है। मैं दोनों को आपस में इक्वल नहीं कह सकता क्योंकि मास है ही एक अलग बात और लेंथ है ही एक अलग चीज। दो चीजों को मैं आपस में इक्वल कैसे कह सकता हूं जब है ही अलग अलग? ठीक है। तो यहां पे क्या है कि आप मीटर का सेंटीमीटर कर सकते हो, किलोमीटर भी कर सकते हो, इसको आप किलोमीटर भी कर सकते हो, 5/1000 किलोमीटर भी कर सकते हो, पर आप इसका ग्राम नहीं कर सकते। इसका मतलब एक क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट्स हैं पर हर यूनिट की नेचर फॉर अ गिवन क्वांटिटी सेम होगी। तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं? फॉर अ गिवन क्वांटिटी वी हैव डिफरेंट यूनिट्स एंड ऑल यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी will have same nature as that of the quantity। यूनिट की वही नेचर होगी जो क्वांटिटी की नेचर है, क्योंकि क्वांटिटी जो है उसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू से आपने यूनिट बनाई है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू से यूनिट बनाई है। तो जो यूनिट है वो क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू से बनी है। इसका मतलब जो नेचर उस क्वांटिटी की है यूनिट की भी वैसी ही नेचर है। तो लेंथ की जो नेचर है और जो मास की नेचर है वो अलग है। तो लेंथ की यूनिट्स अलग होंगी, मास की यूनिट्स अलग होंगी। आप मास की यूनिट को लेंथ पे नहीं लगा सकते, लेंथ की यूनिट को
मास पे नहीं लगा सकते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैं यूनिट्स लगा रहा हूँ, तो जिस क्वांटिटी के लिए लगा रहा हूँ, वो यूनिट उस क्वांटिटी के नेचर के साथ क्या कर रही है? मैच कर रही है। हाँ जी, ये बात क्लियर है? ठीक है? अब हमारे पास आया कि जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, तो हमने क्या कहा था? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक यूनिट, और हमने कहा यूनिट एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, और हमने कहा वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो साइंटिस्ट ने बैठ के डिसाइड की। और अभी मैंने आपको कहा कोई भी चीज जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर अब मैं बोलने लगूं फिजिकल क्वांटिटी, तो थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी बन सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं बेटा मास, लेंथ, टाइम, फिर मैं कहूं बेटा मोमेंटम, मैं कहूं बेटा वेलोसिटी, मैं कहूं बेटा इम्पल्स, मैं कहूं बेटा फोर्स, फिर मैं कहूं बेटा पावर, फिर मैं कहूं बेटा प्रेशर, ऐसे विस्कोसिटी, ऐसे मतलब मैं कितनी सारी क्वांटिटीज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, मतलब इतनी सारी क्वांटिटीज हो जाएंगी। हर क्वांटिटी की अपनी अपनी क्या होगी? यूनिट, क्योंकि उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। और अगर मैं थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स लर्न करने बैठा, तो हो गया काम। और हो सकता है कि हर बार कुछ नया डिस्कवर हो, तो कितनी जल्दी जल्दी साइंटिस्ट को बैठ के यूनिट्स बनानी पड़ेंगी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने कहा यार देखो, लैंग्वेज तो एक बनानी है, उसका एक लैंग्वेज का एक सिस्टम होता है। एबीसीडी बनाना है तो एबीसीडी, वहां 26 लेटर हैं, उसके बाद वर्ड्स बनेंगे, उसके बाद वो पूरी ग्रामर बनेगी। तो एक बेस से स्टार्ट करेंगे ना, एक बेस से हम ऊपर तक जाएंगे, ए बी सी डी करके हम एक्स वाई जेड तक जाएंगे, फिर उनको आपस में जोड़ के उनके वर्ड्स बनाएंगे, फिर उनके सेंटेंस बनाएंगे, फिर बड़ी बड़ी चीजें करेंगे। तो यहां पर जब मैंने यूनिट्स को बनाना है, तो बेस क्या लेना है, किस तरीके से चलना है। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज को जब पढ़ा, तो हमने नोटिस किया कि दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक हमारे पास होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी हमारे पास होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। एक होती है फंडामेंटल और दूसरी होती है ड्राइव। फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल है वो बेसिक क्वांटिटी जिसको आप और छोटा नहीं कर सकते। फंडामेंटल वो एक बेसिक क्वांटिटी जिसको मैं और सिंप्लीफाई नहीं कर सकता। एंड ड्राइव वो है जो फंडामेंटल से बनती है। तो ड्राइव को आप छोटा कर सकते हो, और ड्राइव को छोटा 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 करोगे तो फंडामेंटल तक पहुंच जाओगे। तो ड्राइव्ड किससे बनी हुई है? फंडामेंटल। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज which cannot be defined in terms of other quantities। वो क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटीज के टर्म में डिफाइन नहीं हो सकती, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। whereas derived physical quantities are those which can be defined in terms of fundamental physical quantities। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में बनेंगे उनको हम क्या नाम देंगे? derived quantities का नाम देंगे। हाँ जी, क्लियर है जी। तो यहां पर ना अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बोलूं, तो जब हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग तो पूरी नजर आ रही है, पर उस बिल्डिंग के नीचे पिलर है जो बिल्डिंग को पकड़ के रख रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे बात करने के लिए वर्ड्स बोल रहा हूं, सेंटेंसेस बोल रहा हूं, उनको सोच रहा हूं कि कैसे बोलूं कि मैं आपके दिमाग तक पहुंच जाऊं। पर उन सबके लिए सबसे पहले क्या हुआ? आपने एबीसीडी सीखी, ऊड़ा एड़ा ईडी सीखा, क ख ग सीखा। वो आपके पिलर है जिनसे सब कुछ बना। तो ये जो यूनिट्स के पिलर हैं, वो पिलर क्या हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज आपके पिलर है यूनिट्स के केस में। और जो बिल्डिंग है वो है ड्राइव्ड क्वांटिटी। जो आपको सब नजर आ रहा है, जो आसपास नजर आ रहा है, वो सब ड्राइव्ड क्वांटिटीज नजर आ रही है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज किससे बनी है? फंडामेंटल। अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, मतलब अगर यूनिट्स की बात करूं, मतलब ड्राइव्ड क्वांटिटी को जो यूनिट्स है, मतलब आई एम टॉकिंग ओनली विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स। जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं और मैं कैलकुलेशन में एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहता हूं और मेरे को यूनिट चाहिए उसके लिए, तो वो जो यूनिट है, वो यूनिट ड्राइव्ड क्वांटिटी की कहां से आ रही है? फंडामेंटल से। तो फंडामेंटल यूनिट्स के केस में पिलर है, और ड्राइव जो है वो सारी बिल्डिंग है जो नजर आ रही है। ठीक है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा फंडामेंटल है वो मेरी बेस क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज मेरी क्या है? बेस मतलब बेसिक क्वांटिटीज हैं, एलिमेंट्री क्वांटिटीज हैं। और ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे भी डिपेंड नहीं करेंगी। और ये मेरे फाउंडेशनल पिलर्स हैं फिजिक्स के। और मेरे पास इन ऑल
इन ऑल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। तो सिंपल हो गया ना कि सब कुछ कितनी क्वांटिटी से बना इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, कितनी क्वांटिटी? 7 क्वांटिटीज। तो इसका मतलब जब मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं तो वो जो मेन मेरी क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं? फंडामेंटल। और वो कितनी है टोटल? 7। ये थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज में से बेसिक क्वांटिटी 7 है। और वो 7 क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? व्हाट आर दोस 7 क्वांटिटीज? वन इज मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आपने ये नोट करना है। तो ये 7, ये आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये वो क्वांटिटीज हैं जो बेसिक हैं। इसके अलावा बाकी क्वांटिटीज इन पे क्या कर रही हैं? डिपेंड कर रही हैं। जैसे देखो, अगर मैं बात करूं स्पीड, तो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। हाँ जी, यही है ना स्पीड। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। डिस्टेंस क्या है? लेंथ, टाइम। नीचे तो नजर आ ही रहा है वो फंडामेंटल। तो इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ये हो गया लेंथ, ये टाइम क्या हो गया? टी। टी मतलब टाइम के लिए। तो ये देखो, ये स्पीड दो दो फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है। कौन से दो फंडामेंटल? लेंथ एंड टाइम। तो अल्टीमेटली जो स्पीड है, अगर मैं देखूं तो वो कहीं ना कहीं लेंथ एंड टाइम से ड्राइव हुई है। हाँ जी, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट मैं बनाऊंगा ना, वो मैं लेंथ और टाइम के हेल्प से बनाऊंगा। यूनिट में किसके हेल्प से बनाऊंगा? लेंथ एंड टाइम। और आपको पता है कि स्पीड होती मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ऐसी होती ना, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, तो डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम। तो मास तो चलो हो ही गया मेरा फंडामेंटल। अच्छा, वॉल्यूम पे आ जाओ। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ लेंथ लेंथ, ब्रेथ भी लेंथ है, हाइट भी लेंथ है। तो ये जो चीज है ये क्या होगी? लेंथ का क्यूब। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो गया मास ओवर लेंथ का क्यूब। तो जो मेरी डेंसिटी है वो मास ओवर लेंथ का क्यूब। तो कहीं ना कहीं मेरी डेंसिटी जो है वो मास पे डिपेंड कर रही है एंड लेंथ के क्यूब पे डिपेंड कर रही है। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? जितनी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के इन पे डिपेंड करेंगी। और जब वो इन पे डिपेंड करेंगी तो इनकी यूनिट्स घूम फिर के इनमें से बनेंगी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल की यूनिट से बनती हैं। तो जो साइंटिस्ट है ना, वो ड्राइव्ड के लिए कुछ नहीं करते, वो सिर्फ फंडामेंटल डिसाइड करते हैं। मतलब साइंटिस्ट बैठ के आपस में क्या करते हैं? कहते हैं यार चलो आओ चाह पीने हैं, बह के ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ यूनिट डिसाइड करते? फंडामेंटल। क्योंकि ड्राइव्ड भी तो अपने आप बन जाएंगी, कितों बन जाएंगी? फंडामेंटल। ठीक है। तो हमारे पास जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं ये क्या है? दीज आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ड्राइव्ड में तो मैं सिर्फ कुछ नहीं करूंगा, इनमें मैं या तो फंडामेंटल की यूनिट्स को मल्टीप्लाई करूंगा या उनको डिवाइड। जैसे अभी आपने पीछे नोटिस किया, स्पीड में आपने लेंथ को टाइम से डिवाइड किया है। आपने पीछे नोटिस किया है कि डेंसिटी में आपने मास को लेंथ के क्यूब से डिवाइड किया है। ठीक है जी। एंड दे आर द बिल्डिंग्स मेड बाय द फंडामेंटल पिलर्स। ये वो बिल्डिंग्स हैं जो फंडामेंटल पिलर से बने हैं। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज पिलर हो गई और ये आपकी वो बिल्डिंग होगी जो आपको नजर आ रही है। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन आया कि ओके, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स बनती हैं, पर वो बनाता कौन है फिर? क्योंकि मैंने कहा ना वो बनती हैं, कोई बनाता है, कौन बनाता है? तो ये एक बॉडी है और इस बॉडी को हम कहते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ये जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर है, ये एक बॉडी है जो फ्रांस में हमने बनाई है। और इसके अंदर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जब बैठते हैं तो उसको हम कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। वहां पे एक कॉन्फ्रेंस होती है जनरल,
जहां पे वेट्स और मेजर्स के साथ रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हर हर कंट्री जो भी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर का पार्ट है, उसके साइंटिस्ट आते हैं और सारे साइंटिस्ट वहां बैठते हैं और बैठ के डिस्कशन करते हैं और साइंटिफिकली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट्स को बनाते हैं। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट्स को बनाते हैं और यूनिट्स को बनाने के टाइम वो ध्यान में क्या रखते हैं, मतलब व्हाट आर द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो अपने दिमाग में रखते हैं। मतलब यूनिट बनाने के लिए कुछ दिमाग में रखेंगे, क्या रखते हैं वो दिमाग में? पहले के यूनिट जो है इट शुड बी वेल डिफाइंड। यूनिट क्या होनी चाहिए? प्रॉपर्ली डिफाइन होनी चाहिए, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देन इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या है कि आपने अब डिसाइड कर लिया, अपनी अपनी कंट्री में गए, तो ये नहीं होना चाहिए कि यार अब इसको बनाए कैसे, आराम से आप उसको बना सकते। अब जैसे 1 मीटर है तो 1 मीटर का स्केल हर जगह मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 kg वेट हर जगह मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी इट इज इनवेरिएबल। इनवेरिएबल मतलब ये नहीं हुआ है कि यहाँ पे बैठ के सबने डिसाइड कर लिया यार ये वाली ना, बैठ के ये वाली जो रॉड है, ये वाली रॉड ये 1 मीटर है, हाँ जी हाँ जी 1 मीटर। अब कनाडा चला गया बंदा, वहां ठंड होगी, ठंड होने से रॉड सुगड़ गई। दूसरा चला गया लीबिया, वहां बहुत गर्मी हो गई, रॉड की लेंथ लंबी होगी। अब 1 मीटर कहीं पे छोटा हो गया, 1 मीटर कहीं पे बड़ा हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए, समझ गए इस बात को? 1 मीटर ही रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ। हर कहीं भी चल जाओ लेंथ क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। एंड इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ये हमारी कंडीशंस है, मतलब ये हमने ध्यान में रखना है जब भी हमने क्या करना है, यूनिट्स बनानी है। और हम यहाँ पे जब यूनिट्स बनाएंगे तो हम सिर्फ 7 फंडामेंटल की यूनिट्स पे फोकस करेंगे, जो बाकी हैं वो फंडामेंटल से बन जाएंगे। तो मेरे को 1000 ऑफ यूनिट्स याद रखने की लोड नहीं है, स्पीड की यूनिट को लर्न नहीं करना, वो अपने आप बन जाएगी, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन की यूनिट लर्न नहीं करनी, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मेरे को फॉर्मूले पता है ना तो यूनिट अपने आप बन जाएंगी। फॉर्मूले पता है यूनिट बन जाएंगी, बस किसकी यूनिट्स पता होनी चाहिए? 7 फंडामेंटल। 7 फंडामेंटल की पता होनी चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग जो मतलब पेपर में नहीं आएगी पर आपको पता होनी चाहिए, वो ये, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऐसे नहीं होगा कि हम एक रॉड लेंगे कहेंगे जी इसको 1 मीटर ले लो। ऐसे नहीं होगा कि हम वहां सब बैठेंगे चाह पानी पी के कहेंगे यार इदा करो यार आ जड़ा है ना ब्लॉक इनू 1 kg कह देने, हाँ जी हाँ जी 1 kg कह देने, ऐसे नहीं है। वहां पे पता है साइंटिस्ट बैठे हैं, साइंटिस्ट, वो पता क्या करते हैं? वो कहते हैं यार 1 मीटर को डिफाइन करना है, तो 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए वो स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प लेते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड। लाइट ना 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। कितना ट्रेवल कर लेती है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। एवं थोड़ी ना वो अमेरिका में बंदा व्हाट्सएप करता है और तभी आपको मैसेज मिल जाता है, आप बात करते हो, हाँ जी कैसे हो, अमेरिका वाला बंदा, हाँ जी ठीक है। अब इतनी फास्ट बातें क्यों चल रही हैं? क्योंकि आपके जो सिग्नल्स जा रहे हैं वो किसकी स्पीड से जा रहे हैं? लाइट की स्पीड से। और जब आपके सिग्नल्स लाइट की स्पीड से जा रहे हैं तो 1 सेकंड में आपका सिग्नल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? 3 लाख किलोमीटर, बहुत होता है। तो फास्ट फास्ट सब सारे सिग्नल फास्ट ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे पता है क्या है, जब उन्होंने डिफाइन, अब मैं आपको ना एक शीट दूंगा जिसके अंदर ये सारी क्वांटिटीज, जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो लेंथ जो है वो 1 मीटर हो गया, जो मेरे पास टाइम है वो 1 सेकंड हो गया, जो मेरे पास मास है वो 1 kg हो गया, 1 केल्विन हो गया टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए 1 एम्पियर हो गया। तो इनको ना डिफाइन करने के लिए ना हमने ना साइंटिस्ट ने क्या किया, बड़ी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस बनाई। आपको मैं दूंगा शीट, उसमें लिखी होगी, वो पेपर में नहीं आएगी, पर मैं इसलिए दूंगा कि आपको पता होना चाहिए, ये साइंस है, पता होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे आपको कि यार आ की लिखा है, इतना औखा क्यों डिफाइन किया है? पर आप ना 2 मिनट रुकना और रुक के ना देखना कि यार जो डिफाइन किया है उसमें ना उन्होंने किन चीजों को लिया, किसके बेसिस पे। जैसे मैंने क्या लेंथ को लिया, लाइट की हेल्प ली। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, यूनिवर्स में जितने भी फिजिकल कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट मतलब वो जो यूनिवर्स में कहीं पे भी चल जाओ उनकी वैल्यू सेम है। जैसे लाइट की स्पीड इन वैक्यूम, यूनिवर्स में कहीं पे भी चल जाओ हर जगह लाइट की स्पीड इन वैक्यूम सेम है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहीं पे भी चल जाओ सेम है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो जो कैपिटल जी आपने किया हुआ है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कहीं पे भी चल जाओ यूनिवर्स में सेम है। ऐसे ही अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे प्लैंक कांस्टेंट, जब आप अभी फोटॉन्स को स्टडी करोगे तो वहां पे प्लैंक कांस्टेंट आएगा, वहां पे आप पढ़ोगे तो प्लैंक कांस्टेंट, ये पूरे यूनिवर्स में क्या है?
सेम है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, पूरे यूनिवर्स में जो फिजिकल कांस्टेंट्स हैं उनको लेके इनकी डेफिनेशन दी। अब क्यों? कि कल को अगर कोई एलियन भी आ जाता है और एलियन कहता है कि यार ਤੁਹਾਡਾ 1 मीटर की है, ਅਸੀਂ कहने साडा 1 मीटर आया भाजी, तो वो जो बंदा है ना वो उस 1 मीटर को अपने प्लेनेट पे भी लेके जाएगा ना, तो वही 1 मीटर आएगा जो हमारे है, क्योंकि हमने 1 मीटर को किसके हेल्प से डिफाइन किया? उस कांस्टेंट के हेल्प से जो पूरे यूनिवर्स में सेम है। तो वो भी अगर वहां जाएंगे तो वो तो सेम ही रहेगा ना कांस्टेंट। तो वहां पे जाके जब हमारे 1 मीटर के हिसाब से देखेंगे तो जो वो हमारे यहाँ पे 1 मीटर बोल रहे हैं उनके वहां पे भी वो 1 मीटर ही होगा। इतनी दिमाग हमने लगाया, हमने मीन साइंटिस्ट ने लगाया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि हम क्यों इतनी कंप्लेक्स, क्योंकि बात ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਯਾਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਇੰਨੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ करके डिफाइन कर दे। उसके पीछे रीजन है, और अगर आपको रीजन पता हो ना तो हर चीज इंटरेस्टिंग। अब देखो, अगर आप ऐसे पढ़ोगे और आपको कितनी गंदी डेफिनेशन लग रही है तो अंदर से गुस्सा आएगा, पर अगर आपको ये पता है कि यार जे एलियन भी आ जान ਤੇ एलियन ਲਈ ਵੀ 1 मीटर ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1 मीटर ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ एलियन ਨੂੰ ਵੀ 1 मीटर ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, एलियन ਨੂੰ ਵੀ 1 kg समझा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे पास गिवन यूनिट्स का क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया। तो ये पता लग गया यूनिट्स कैसे डिफाइन होंगी और इनमें क्या बातें ध्यान में रखनी है। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि जब तक क्लास एंड होगी तब तक आप मान जाओगे कि हाँ सर यूनिट लिखनी जरूरी होती है। तो हम धीरे धीरे अब वहां पे पहुंचने वाले हैं। अब देखो, मेरे पास जैसे अब क्लासरूम है तो मैंने आपको कहा कि बेटा स्पीड निकालो, एक बॉडी है और वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इतना इतने टाइम में, और आप उस बॉडी की क्या निकालो, स्पीड। तो आपने कहा सर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब एक स्टूडेंट ने वो डिस्टेंस मीटर में ले लिया और टाइम ले लिया सेकंड में, तो उसने आंसर निकाला किसमें, मीटर पर सेकंड में। अच्छा, दूसरा जो स्टूडेंट था उसने डिस्टेंस लिया किलोमीटर में और टाइम ले लिया उसने आवर्स में, तो उसने आंसर निकाल दिया किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, एक और स्टूडेंट था उसने डिस्टेंस ले लिया सेंटीमीटर में, टाइम ले लिया उसने मिनट में। अच्छा, तीनों इंटेलिजेंट हैं, तीनों मेहनती हैं, तीनों हार्ड वर्किंग, सब कुछ सही और कैलकुलेशन भी सही करते हैं, कोई गलती नहीं। पर जब तीनों मेरे को आंसर बोलेंगे तो तीनों के आंसर की न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होगी। मतलब सेम निकल रहा होगा, मतलब सेम निकल रहा होगा, लेकिन तीनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब अगर तीनों की न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होगी, मतलब सेम निकल रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होगी, तो प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि एक कह रहा होगा सर 15, एक कह रहा होगा सर 30, एक कह रहा होगा सर 22.5, गड़बड़ होगी ना। तो अब इस गड़बड़ को ठीक करने के लिए मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा यार नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आप ना वो जो डिस्टेंस है ना उसको मीटर में ही लो, आप जो टाइम है ना उसको सेकंड में ही लो। तो मैंने क्या किया, नो डाउट डिस्टेंस की मैं अलग अलग यूनिट्स ले सकता हूं, पर मैंने वो एक पर्टिकुलर यूनिट मैंने स्पेसिफाई कर दी कि डिस्टेंस लेना है तो इसमें लेना है, टाइम लेना है तो इसमें लेना है, मास लेना है तो इसमें लेना है, टेम्परेचर लेना है तो इसमें लेना है, करंट लेना है तो इसमें लेना है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब कि जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो लेंथ की बहुत सारी यूनिट्स हैं, पर कौन सी लेनी है, मास की बहुत सारी यूनिट्स हैं, कौन सी लेनी है। तो अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम क्या करते हैं, वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी यूनिट्स को फिक्स करते हैं। किनकी यूनिट्स को फिक्स करते हैं, वो फंडामेंटल की, क्योंकि ड्राइव तो उन्हीं पे बनी है। अब स्पीड बनी तो फंडामेंटल पे ही है ना। अब यहां पे सबसे पहले जो सिस्टम था वो था एफपीएस सिस्टम। एफपीएस का मतलब एफ फुट, पी का मतलब पाउंड, एस का मतलब सेकंड। ये जो फुट पाउंड सेकंड सिस्टम था ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। अब देखो, आपको पता है जो पाउंड है उसको केजी में कन्वर्ट करना बड़ा डिफिकल्ट है, फ्रैक्शंस में होता है। फुट जो है, अगर आप 12 इंचेस लो तो 1 फुट बनता है, 1 इंच लो तो वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो बड़ी टफ कैलकुलेशंस है, मतलब मेरे को मैं कैलकुलेटर के हेल्प से कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो नॉर्मल बंदे के लिए ये कैलकुलेशन बड़ी
डिफिकल्ट है। पर इसमें क्या है कि अगर बेटा डिस्टेंस लेना है, लेंथ लेनी, तो किस में लेना है? फुट में। अगर आपने लेना है गिवन मास, तो किस में लेना है? पाउंड में। और अगर आपने टाइम लेना है तो किस में लेना है? सेकंड में। पर ये ना कम्प्लेक्स था, तो क्योंकि कम्प्लेक्स था तो साइंटिस्ट फिर बैठे और उन्होंने बैठ के कहा यार सिस्टम चेंज करो, अब कौन सा सिस्टम ले आओ? सीजीएस। तो सीजीएस सिस्टम क्या हो गया? लेंथ किस में लेंगे? सेंटीमीटर में। मास किस में लेंगे? ग्राम में। टाइम किस में लेंगे? सेकंड में। अच्छा, इसमें पता क्या हुआ? प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कोई औखा काम नहीं है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना कोई औखा काम नहीं है। पर उन्होंने नोटिस किया यार यूनिट ना कंपैरेटिवली डेली लाइफ के हिसाब से छोटी है, डेली लाइफ के हिसाब से, मतलब डेली लाइफ के हिसाब से ये यूनिट्स छोटी हैं। तो उन्होंने कहा यार नहीं, डेली लाइफ में ना लेंथ को किस में लो? मीटर में। मास को किस में लो? किलोग्राम में। ताकि ना वो डेली लाइफ में ना जो न्यूमेरिकल वैल्यूज निकले वो डेली लाइफ बंदों को समझ में आए। अच्छा, यहां पर अब जरा नोटिस करो, अभी तक ना मास, लेंथ और टाइम की बात ही चल रही है। देखो अभी तक सिर्फ किसकी बात चल रही है? मास, लेंथ एंड टाइम। एफपीएस, फुट, लेंथ, पाउंड, मास, टाइम, सेकंड। ठीक है ना? तो यहां तक सिर्फ जो बात चल रही है वो थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्वेश्चन है सर बाकी चार कहां है? तो देखो पता क्या है, धीरे धीरे फिजिक्स डेवलप हुई। मैंने क्या कहा था, पहले क्लासिकल फिजिक्स थी, फिर अब मॉडर्न फिजिक्स है। तो फिजिक्स ना धीरे धीरे डेवलप हुई। सबसे पहले फिजिक्स वाज मैकेनिक्स, मोशन पढ़ना था। किसका? मटेरियल ऑब्जेक्ट। मटेरियल ऑब्जेक्ट मतलब इस ऑब्जेक्ट जिसका मास है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, वो आगे जा रहा है, उसका मोशन पढ़ना है, मैकेनिक्स। वहां से फिजिक्स स्टार्ट हुई। फिर आगे हमने पढ़ा फ्लो ऑफ हीट। यार हीट भी तो फ्लो करती है, वो तो मोशन है, पर हीट फ्लो करती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वहां पे एक नई चीज आ गई, टेम्परेचर। और वो फिजिक्स का एक नया ब्रांच हो गया जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। फिर हमने कहा करंट, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट, एक नया फ्लो आ गया। इससे पहले तो हम सिर्फ मटेरियल ऑब्जेक्ट का फ्लो पढ़ रहे थे जिसको हम मैकेनिक्स कह रहे थे, पर अब करंट का, हीट का फ्लो आ गया, थर्मोडायनेमिक्स। फिर ये करंट का फ्लो आ गया। अच्छा, जब करंट फ्लो कर रहा था तो हमने नोटिस किया कि यार ये तो मैग्नेटिज्म भी देता है, तो वो बन गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर हमारे पास लाइट आ गई जिसको हम देख रहे हैं, वो हो गई ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर हमने मॉडर्न फिजिक्स हर चीज को एटॉमिक लेवल पे जाके पढ़ा, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो कहने का मतलब कि जैसे जैसे वो टाइम आगे बढ़ा तो पहले सिर्फ तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ही हम फोकस करते थे, बाकियों पे हम फोकस ही नहीं करते थे। अब हम टेम्परेचर पे भी फोकस कर रहे हैं, हम करंट पे भी फोकस कर रहे हैं, हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट पे भी फोकस कर रहे हैं, हम मॉडर्न फिजिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारे पास अब इन ऑल कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी? 7। और वो सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम अब रख रहे हैं इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड दिस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स में सात क्वांटिटीज की यूनिट्स है। 7 की 7 क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हैं वो किस में डिफाइंड है? एसआई सिस्टम, जो हम अब यूज करते हैं। और एसआई में हम लेंथ को किस में लेते हैं? मीटर। मास को किस में लेते हैं? किलोग्राम। टाइम को किस में लेते हैं? सेकंड। टेम्परेचर को लेते हैं केल्विन। करंट को लेते हैं हम एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को लेते हैं कैंडला। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लेते हैं मोल। 1 मोल आप पढ़ते हैं ना, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इतने 6.022 10 पर 23 पार्टिकल्स, तो मोल। तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारी गिवन यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स हैं ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब यहां पे देखो एक इंटरेस्टिंग बात हुआ क्या, 1999 में नासा जो है, अच्छा सुना है ना नासा, जो अमेरिका का जो स्पेस रिसर्च सेंटर, उन्होंने अपना एक ऑर्बिटर भेजा क्लाइमेट को चेक करने के लिए मार्स का। तो दैट वाज योर मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। क्या था? मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर। ठीक है जी। अब हुआ क्या, ये जो मार्स क्लाइमेट ऑर्बिटर है, जब ये मार्स के ऑर्बिट में एटमॉस्फेयर में पहुंचा तो दो यूनिट्स थी, दो टीम्स थी। उनमें से एक टीम ने उस एटमॉस्फेयर में जब वो ऑर्बिटर पहुंचा तो जो कैलकुलेशंस की वो की इन एफपीएस, और दूसरी टीम कैलकुलेशन कर रही थी इन एमकेएस। हुआ क्या, अब आपस में कम्युनिकेशन होगी,
और फिर वो ऑर्बिटर को कंट्रोल करेंगे। अब वो हर किसी की ड्यूटी है कि तूने कैलकुलेट करना है, तूने करना है, फिर मेरे को बताना है, फिर मैंने करके उसको कमांड देके उसको सारी वो देनी है कि आगे क्या करना है, ऑर्बिटर कैसे वर्क करेगा, कैसे उसकी स्पीड होगी, क्या होगा। तो हुआ क्या कि एक टीम ने कैलकुलेशन सही की, पर जो कैलकुलेशन की वो एफपीएस में करके दूसरी टीम को भेज दी, जो उस कैलकुलेशन को जो वहां पे प्रोसेसिंग जो कर रहा था वो एमकेएस में कर रहा था। तो हुआ क्या कि वहां से न्यूमेरिकल वैल्यू आई और हमने वो न्यूमेरिकल वैल्यू यहां डाल दी, पर हम यहां पे जो डाल रहे हैं वो एमकेएस में डाल रहे हैं। उसने जो कैलकुलेशन की है वो एफपीएस में की है। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि अब कैलकुलेशन तो सही हुई थी, न्यूमेरिकल वैल्यू वहां से सही आई थी, पर यहां पे वो जो फीड की, वो जिस सिस्टम में फीड की वो वाली, उससे क्या हुआ, ऑल टुगेदर सब गड़बड़ हो गई। और वो जो ऑर्बिटर है वो मार्स के ऑर्बिट में बर्न हो गया, क्योंकि वो उसको गलत फीड मिल गई, वो गलत वहां पे गलत इन्वायरमेंट, उसको गलत उन्होंने वैल्यूज दे दी। तो इससे क्या हुआ कि ये जो ऑर्बिटर था ये क्या हो गया, बर्न होके खत्म हो गया। और जब ये बर्न होके खत्म हुआ तो नासा को 125 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि ये सब कुछ जो उन्होंने बनाया था वो कितने का बनाया था, 125 मिलियन डॉलर। तो उनको ये 125 मिलियन डॉलर का क्या हो गया, नुकसान हो गया। और 125 मिलियन डॉलर बहुत होते हैं, सिर्फ किस गलती के कारण, कि यूनिट में गड़बड़ हो गई। तो आपके तो सिर्फ आधा नंबर ही कटता है, शुक्र करो। क्योंकि अगर यूनिट का ध्यान नहीं रखा, इतना बड़ा पंगा पड़ता है। 125 मिलियन डॉलर गुल, वो भी साइंटिस्ट, आप चलो बच्चे हो भी, साइंटिस्ट, कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट। और जब सब उड़ गया और बैठ के जब उन्होंने देखा कि यार ये उड़ कैसे गया, इतने पैसे लगा के सब कुछ किया, क्या हो गया, तो पता लगा ओहो, ना तू गलत सी ते ना मैं गलत सी, गलत की सी साडा कम्युनिकेट करन दा तरीका। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨ ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਨਦਰ ਸਿਸਟਮ, ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂਨਿਟ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋਏਗੀ। इसलिए यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया, यूनिट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साडी जेब तो पहले ही माड़े मोटे पैसे होंगे, इस करके यूनिट की इज्जत करनी है। ये नहीं कहना सर ये क्या है यूनिट, पता तो है सर मीटर, नहीं पता, नहीं पता। आपने यूनिट को, आपने अब जब भी कैलकुलेशन करनी है सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट। सबसे पहले देखना है यार मैं कैलकुलेशन केड़ी यूनिट च करना है, फिर अपना आंसर कर। ये एक आदत बनानी है, तो फिर कभी गलती नहीं हो। हाँ जी, ठीक है जी। तो अब हमारे पास आ गया इस चैप्टर का बैकबोन, एंड दैट इज द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम वो चीज डिस्कस करेंगे जो हमारे क्लास में पूछेंगे, जिसके हमें नंबर मिलेंगे। और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स which are raised to fundamental quantities in order to represent that physical quantity। तो हमारे पास जो डायमेंशंस हैं वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फंडामेंटल की कितनी पावर पे डिपेंड करता है। फंडामेंटल की कितनी पावर पे आपकी जो गिवन क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है। क्योंकि हमने क्या कहा था, 7 फंडामेंटल है, बाकी सारी क्या है, ड्राइव्ड है। वो सारी ड्राइव कहां से आ रही हैं, फंडामेंटल से। तो वो फंडामेंटल की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। और ये जो डायमेंशन है ना, अगर मैं एक नॉर्मल वे में कहूं तो ये जो डायमेंशंस है ना, दीज आर द डीएनए, these are the DNA of your given quantities when you talk about units। डीएनए क्या करता है, डीएनए जैसे मेरे अंदर का जो डीएनए है वो मेरे अंदर का सबको डिफाइन करेगा कि मेरी हाइट क्या बनेगी, और मैं किस तरीके का होऊंगा, मेरी आईज किस कलर की होंगी, मेरा बाल किस तरीके के होंगे, मैं किस तरीके का होऊंगा, ये सब मेरा डीएनए डिसाइड करता है। ऐसे ही एक ड्राइव्ड क्वांटिटी जो है यूनिट्स के टर्म में, उसका सारा जो डिसाइड होगा
वो कौन डिसाइड करेगा? डायमेंशन। कौन डिसाइड करेगा? डायमेंशन। तो यहां पे क्या है कि सब कुछ फंडामेंटल से देखना है, तो फंडामेंटल को मैं पहले कुछ डायमेंशन दूंगा। तो मेरे पास 7 फंडामेंटल है, तो मैं मास जो है मास उसको डायमेंशन दूंगा कैपिटल एम। तो मास के लिए मैं जो डायमेंशन लिखूंगा वो क्या है? कैपिटल एम। और हम हमेशा जो डायमेंशंस लिखते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो मेरे पास जो लेंथ है उसकी डायमेंशन होगी कैपिटल एल, टाइम जो है उसकी डायमेंशन होगी कैपिटल टी, टेम्परेचर जो है उसकी डायमेंशन जो है वो है कैपिटल के, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो डायमेंशन है वो है कैपिटल ए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसकी जो डायमेंशन है वो है स्मॉल सी डी, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसकी जो डायमेंशन है वो है स्मॉल एम ओ एल। और यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि इससे पहले मैं ये जो टेम्परेचर है इसके लिए मैं डायमेंशन जब लिखता था तो मैं इसको थीटा के टर्म्स में भी ऐसे थीटा भी लिखता था, तो कई बुक्स में आपको थीटा भी मिलेगा, पर अभी हम के यूज करते हैं, बट थीटा भी हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। या फिर मैं करंट के लिए आई लिखता था किसी टाइम पे, या ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए मैं किसी टाइम पे यहाँ पे जे जे लिखता था, एंड एम ओ एल को मैं किसी टाइम पे एन के साथ रिप्रेजेंट करता था। तो ये पुरानी रिप्रेजेंटेशंस हैं, अगर कहीं पे होंगी घबराना नहीं है, न्यू रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं उनको आप ये फंडामेंटल के साथ रिलेट करोगे, और ड्राइव्ड इन फंडामेंटल के कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है वो लिखोगे, कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है। जैसे अगर मेरे पास है स्पीड, तो स्पीड क्या हो गया? बोलो। डिस्टेंस ओवर टाइम। और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इसके लिए हम यूज करेंगे एल, और टाइम के लिए हम यूज करेंगे टी। तो ये मेरे पास हो गया एल बाय टी। अब इसको मैं लिखूंगा एल टी माइनस वन, इस तरीके से लिखूंगा पावर के फॉर्म में। मैं किसके फॉर्म में लिखूंगा? पावर के फॉर्म में, क्योंकि मैंने क्या कहा, इट इज द पावर्स ऑफ द क्वांटिटी, मैं पावर के फॉर्म में लिखूंगा। और एक और बात, जब मैं इनको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं ज्यादातर मास, लेंथ एंड टाइम को इंपॉर्टेंस देके अपने आंसर को लिखूंगा। मतलब मैं जो इंपॉर्टेंस दूंगा वो किसके बेसिस पे दूंगा? मास, लेंथ एंड टाइम। अब क्वेश्चन आया सर बाकी भी तो है, बाकी क्यों नहीं लिख रहे? तो इसका आंसर क्या है? मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले जब हमने फिजिक्स को पढ़ना शुरू किया तो हम किसको पढ़ रहे थे? मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में एमएलटी, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स में एमएलटी के साथ के आ गया, करंट एमएलटी के साथ ए आ गया, लाइट एमएलटी के साथ सीडी आ गया, मॉडर्न फिजिक्स एमएलटी के साथ एमओएल आ गया। तो कहने का मतलब कि ये जो एमएलटी है ना ये हर जगह ही है। तो हम एमएलटी के बेसिस पे अपने आंसर्स देते हैं, और बाकी क्वांटिटीज को सिर्फ तभी लिखते हैं अगर वो हो। अगर टेम्परेचर होगा तो के लिख देंगे, अगर करंट होगा तो ए लिख देंगे, अगर वहां पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी तो सी डी लिख देंगे, अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा तो एमओएल लिखेंगे। तो इसका आंसर जब मैं लिखूंगा ना, ये स्पीड की अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा m0 l1 t -1, और ये स्केयर ब्रैकेट, ये ऐसे लिखूंगा। तो मैंने स्केयर ब्रैकेट में मास, अब बात है सर मास 0 क्यों लिखा? एनीथिंग पावर 0 1, तो अगर नहीं भी लिखोगे तो वो 1 ही है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। बस मैं अपनी बात को और इंफॉर्मेटिव बनाना चाहता हूं, तो इंफॉर्मेटिव बनाने का मैं कहा मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ की कितनी पावर पे डिपेंड करता है 1, टाइम की कितनी पावर डिपेंड करता है -1। और ये जो मैं स्केयर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये जो मैं स्केयर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसको हम कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। इसको हम क्या कहते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम हर क्वांटिटी जो ड्राइव्ड है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। हर क्वांटिटी जो ड्राइव्ड उसका क्या बनाएंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। और कैसे बनाएंगे? ये जो 7 क्वांटिटीज हैं उन पे वो कैसे डिपेंड करता है उसके बेसिस। तो नेक्स्ट क्लास हम अब इसको स्टडी करेंगे, ठीक है।